अस्सलामुअलैकुम MGT 301 का थीम नंबर 6 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। आपने ये जो वीडियो है एंड तक देखनी है क्योंकि ये थीम जो है वो MCQs के लिए हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो चलते हैं हम थीम की तरफ। ये थीम जो है बिज़नेस मार्केट्स और बिज़नेस बायर बिहेवियर के हवाले से है। कि पहले हमने जो देखा था वो कंज्यूमर बिहेवियर था, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर था, जबकि इसमें है बिजनेस बाइंग बिहेवियर कि बिजनेस कैसे कोई चीज़ परचेज करता है। ठीक है? तो बिजनेस मार्केट्स और बिजनेस बायर बिहेवियर क्या चीज़ है, ये इनकी वोकेबलरी बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस मार्केट्स की तरफ। ऐसी मार्केट्स जहाँ पे चीज़ें या सर्विसेज जो है वो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को सेल करता है बजाय कंज्यूमर को सेल करने के, तो इसको B2B या बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केट्स कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पे बहुत सी वाइड रेंज होती है जिसमें सिंपल प्रोडक्ट जो कि कॉफ़ी, फर्नीचर वगैरह से लेके एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी सेल किए जाते हैं। इसकी मेजर कंपनीज इस फील्ड में कौन-कौन सी होती हैं? मैन्युफैक्चरर होती हैं, सर्विस प्रोवाइडरिंग कंपनीज़ होती हैं, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। उसके बाद में आता है जी बिज़नेस बायर बिहेवियर। इसका क्या मतलब है कि ये बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर देयर यूज़, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है कि उसने जो कोई चीज़ परचेज करनी है और या उसको रीसेल करना है। ठीक है? इसको हम बिजनेस बायर बिहेवियर कहते हैं। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ को खरीदती है उसको खुद के इस्तेमाल के लिए या उसको आगे सेल करने के लिए। ठीक है? इसमें होलसेल और रिटेल जो है रिटेलर है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सेल करते हैं या उनको अगले को किसी और को रेंट पे दे देते हैं कि वो रेंट पे वो उनको यूज़ कर लें और प्रॉफिट कमाएं। ठीक है? उसके बाद में बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या है? इसमें एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्रोडक्ट को और सर्विसेज को डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्विस किस लिहाज से ज़रूरी है, और उनको परचेज़ करते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि इनका बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं वो इनका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बिज़नेस मार्केट्स को और बिज़नेस बाइंग बिहेवियर को। इनको कौन समझते हैं? जो है मार्केटिंग मैनेजर्स हैं। ठीक है? सो दे कुड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू बिल्ड प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद बिज़नेस कंज्यूमर। ठीक है? तो बिज़नेस कंज्यूमर से वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बना लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में भी उनसे जो है वो ट्रांज़ैक्शन कर सकें। अब इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिज़नेस मार्केट्स की। सबसे पहले क्या है कि बिज़नेस मार्केट्स जो हैं वो डील करती है कुछ कस्टमर से, जबकि कंज्यूमर मार्केट में बहुत से कस्टमर से या कंज्यूमर से डील किया जाता है। बट दीज़ फ्यू कस्टमर्स जनरेट हायर रेवेन्यू। ये करते थोड़े लोगों से डील है पर बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाते हैं, जबकि रिटेलर जो है या कंज्यूमर मार्केट्स हैं, उनमें ज़्यादा लोगों से डील किया जाता है पर प्रॉफ़िट कम कमाया जाता है। उसके बाद में बिज़नेस मार्केट्स आर जियोग्राफिकली कंसर्न्ड। यहाँ ये जो है मार्केट्स होती हैं, ये जियोग्राफिकली कंसंट्रेटेड होती हैं किसी भी ख़ास स्पेसिफिक एरिया की। जैसे कि फैसलाबाद सिटी जो है ये इंडस्ट्रियल सिटी है, जबकि डस्का जो है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मशहूर है। और भी आप देख सकते हैं कि जैसा कि इसकी ये समझ सकते हैं कि कपड़ा अगर अच्छा मिलना है तो जी वो फैसलाबाद से अच्छा मिलता है, या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छी और इकोनॉमिक रेट में मिल सकते हैं तो वो हमें डस्का से मिल सकते हैं। द डिमांड ऑफ बिजनेस मार्केट डिपेंड ऑन कंज्यूमर गुड। ये कंज्यूमर गुड पे उनकी डिमांड जो है डिपेंड करती है। वी कैन से डैट ड्राइव डिमांड इज़ द बिजनेस डिमांड, कि जो भी डिमांड ड्राइव की गई है वो बिजनेस डिमांड होगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत कंज्यूमर को पड़ रही है तो वो बिजनेस को भी फिर उसकी डिमांड उसी तरह से बढ़ जाएगी। जैसा कि ड्यू टू नीड ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स डेल बायस इंटेल माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। डेल ने जो है वो पर्सनल कंप्यूटर की ज़्यादा डिमांड की वजह से इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर को परचेज़ किया। इंटेल ने जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खासा पैसा खर्च किया। इससे क्या हुआ कि इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैं उनकी भी जो है वो सेल बढ़ गई। ठीक है? और उनके जो डेल वगैरह हैं जिन्होंने पीसी बनाया उनकी भी सेल बढ़ गई। ठीक है? उसके बाद में जी क्या है, तो जो बिजनेस मार्केट्स हैं ये स्ट्रॉन्गर बायर रखते हैं, बायर और सेलर डिपेंडेंसी रखते हैं ऑन ईच अदर,
कि इनके जो रिलेशन होते हैं वो पक्के एक दूसरे के साथ बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। ये नहीं कि जैसा कि आम कंज्यूमर होता है कि एक चीज़ यहाँ से परचेज़ की, दूसरी चीज़ दूसरी जगह से परचेज़ कर ली, इनमें इस तरह नहीं होता। इनमें एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होता है। द मार्केटर्स ऑफ B2B ऑफन क्लोजली इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर स्पेसिफिक नीड। तो ये कंज्यूमर से जो मार्केटर्स होते हैं वो क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, ताकि वो उनकी कंज्यूमर की जो बिजनेस टू बिजनेस के जो मार्केटर्स होते हैं वो कंज्यूमर से क्लोजली रिलेट करते हैं, ताकि वो उनकी स्पेसिफिक नीड को वो जान सकें और उसके सोल्यूशन, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो प्रोवाइड कर सकें, और उसके बाद में उनको जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकें। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बिजनेस बाइंग प्रोसेस को। बिजनेस परचेज रिक्वायर्स मोर प्रोफेशनलिज्म। जो बिजनेस की परचेज होती है उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, और इन्वॉल्व्स मोर देन वन डिसीजन पार्टिसिपेंट। इसमें आप ये नहीं होता कि एक बंदा ही बिजनेस में वो डिसीजन कर रहा है। इसमें जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। कंपनी ऑफर्ड वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयज़ टू लर्न हाउ टू परचेज इफेक्टिवली। जो कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं स्पेसिफिकली कि वो अच्छे तरीके से परचेजिंग की जो क्वालिटी को अपने अंदर ले आएँ, और इन्वॉल्वमेंट होती है पार्टिसिपेंट की इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परचेज डिसीजन। मोस्ट ऑफ कंपनी मेक बाइंग कमेटीज विच आर ब्लेंड ऑफ टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़। क्या होता है कि जी बहुत सी जो कंपनीज होती हैं वो टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को और परचेज एक्सपर्ट हैं उनकी कमेटी बना देती है। अब क्या कंपनी जो है फेसिंग कर रही है, न्यू चैलेंजेस को फेस कर रही है सप्लायर साइड पे, क्योंकि उन्होंने वेल ट्रेन्ड सप्लाई मैनेजर भी हायर करने शुरू कर दिए हैं। अब क्योंकि सप्लाई भी बहुत साइड पे भी सप्लाई मैनेजर भी बहुत से ट्रेंड आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या नीड है हमें, कि हमें प्रोफेशनल मार्केटर्स की भी नीड है और सेल फोर्स मैनेजर की भी, ताकि वो इन वेल ट्रेन सप्लाई मैनेजर्स को बेटर वे में वो उनको हायर मैनेज कर सकें। एज इट इज़ डिस्कस्ड अर्लियर दैट बिजनेस बाइंग buyer face more complex decision making as compared to consumer buyer because it is involved more complex technical and economic consideration with massive involvement of money। इससे क्या मतलब है जी, क्योंकि इनके जो बिजनेस बायर जो होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से और स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स डील करने पड़ते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत से पैसे की ज़रूरत इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और उनको इकोनॉमिक और टेक्निकल जो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को परचेज करना पड़ता है। इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो इन्वॉल्व मल्टीपल इंटरेक्शन ऑफ पीपल एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The business buying process is more formalized than consumer buying process because it requires more formal documentation। जो बिजनेस बाइंग प्रोसेस होता है ये ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि इसमें फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, उनकी जो राइटिंग और रिक्वायर फॉर्मल अप्रूवल फॉर ऑर्डर प्लेसमेंट। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर या सेल परचेज ऐसे ही नहीं हो जाती, इसका एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपकी सारी जो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मॉडल ऑफ बिजनेस बायर बिहेवियर का बताया गया है, जहाँ पे हमें इन्वायरमेंट बताई गई है, मार्केट स्टिमुलाई, अदर स्टिमुलाई बताई गई हैं। जैसे कि 4 Ps हमें मार्केट स्टिमुलाई में बताए गए हैं, और अदर स्टिमुलाई में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर और कम्पिटिटिव बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बाइंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ये जा रहे हैं, और बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, उसमें इंटरपर्सनल और इंडिविजुअल जो है इन्फ्लुएंसेस हैं और ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस है। ठीक है, उसके बाद में बायो रिस्पॉन्स की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट सर्विस चॉइस की तरफ देख रहे हैं, सप्लायर चॉइस, ऑर्डर क्वांटिटीज, डिलीवरी टर्म एंड टाइम, सर्विस टर्म्स एंड पेमेंट्स वगैरह। ये सारा एक प्रोसेस है। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। द मार्केटर्स आर सीकिंग द आंसर टू द क्वेश्चन दैट हाउ बिजनेस बायर रिस्पॉन्ड। मार्केटर्स को इस चीज़ का एक आंसर चाहिए होता है कि मार्केटर जो बिजनेस बायर है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे डिफरेंट मार्केटिंग स्टिमुलाई में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई अफेक्ट कर रही है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन विच लीड टू जनरेटिंग बायर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, जो जैसे जैसे स्टिमुलाई होगी उस तरह का बायर का रिस्पॉन्स होगा। द स्टिमुलाई एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कन्वर्टेड इनटू बायर रिस्पॉन्स। The keen responsibility of the marketer is to understand what is going on within the organization to translate stimuli into purchase behavior। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केटर की कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, उनको किस चीज़ की स्टिमुलाई की ज़रूरत है, जो कि वो ट्रांसलेट करके उनको परचेज बिहेवियर की तरफ लेके आएँ। ठीक है, ये हेल्प करती है मार्केटर्स को कि वो साउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करें, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाइंग एक्टिविटी को जो वो डेवलप करें, जो कि 2 हिस्सों पे कंसिस्ट होती है। पहली क्या है कि
बाइंग सेंटर जो हैं इन विच डिफरेंट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। बाइंग सेंटर को बनाया जाए जहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। सेकंड क्या है कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस कि जो डिसीजन प्रोसेस है उसको किया जाए, ठीक है। द बाइंग डिसीजन प्रोसेस एंड बाइंग सेंटर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं इनसे ये मुतासिर होती हैं, ठीक है। अब की इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बाइंग बिहेवियर, नीचे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस बायर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको उनके परचेज डिसीजन को affect करते हैं। सबसे पहला है जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। द जो करंट और एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है किसी भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग पे। जैसा कि प्रोडक्ट की डिमांड है, करंट कंडीशन इकोनॉमी की क्या है, या वो किस चीज़ की वहाँ पे कोई शॉर्टेज चल रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मैनी कंपनीज सेव्स मोर मटेरियल इन द वेयर हाउस टू मिनिमाइज द स्कार्सिटी ऑफ मटेरियल। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो कुछ मटेरियल को अपने वेयर हाउस में सेव कर लेती हैं ताकि उस किसी भी चीज़ की किल्लत ना आए। competitive firms, technology and political environment also affect business buying decisions, ठीक है। culture is also changing business buyers in the global market। किसी भी एरिया का जो कल्चर होगा वो भी किसी भी चीज़ के बिजनेस बायर को बड़ा इफेक्ट करेगा ग्लोबली। ये इसेंशियल है मार्केटर के लिए कि वो अंडरस्टैंड करे इन फैक्टर्स को ताकि वो इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग में कर सके और एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस एंड कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज़, वो इनको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट वन है जी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स विजन, मिशन, पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटर है कि वो अंडरस्टैंड कर सके इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को। और द कोर क्वेश्चंस विच आर एड्रेस्ड बाय द मार्केटर्स आर, मार्केटर की तरफ से जो है वो क्वेश्चन क्या होने चाहिए। हाउ मैनी पीपल इन्वॉल्व इन द डिसीजन, कि इस डिसीजन किसी भी डिसीजन में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, इनके रैंक क्या होने चाहिए, इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, और इनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लिमिट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगी इंटरपर्सनल फैक्टर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस जो है इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि इस ये आपके हर चीज इंटरपर्सनल फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस, तो ये आपके इस प्रोसेस को बिजनेस बाइंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट इस चीज़ को आपको याद रखना, ये डिफ़िकल्टी होगी आइडेंटिफाई करने में कि स्पेसिफिक ग्रुप डायनामिक्स और इंटरपर्सनल फैक्टर क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हाईएस्ट रैंक ऑफिसर ऑलवेज मेक अ क्रिटिकल डिसीजन, कि जो हाई रैंक ऑफिसर है वही क्रिटिकल जो सख्त किस्म के जो डिसीजन है वही बना सके, ठीक है। एज अ पार्टिसिपेंट हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद अदर, दे कंट्रोल द रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। जहाँ पे क्या बताया गया है कि जो क्रिटिकल डिसीजन ज़रूरी नहीं हाई रैंक ऑफिसर ही कर सके, क्योंकि वो स्पेशल रिलेशनशिप उनके साथ लोगों के साथ होता है, वो ज़्यादातर पनिशमेंट और रिवार्ड सिस्टम को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और वो एक पार्टिकुलर एक्सपर्टाइज रखते हैं। इन रीज़न की वजह से ये डिसीजन मेकिंग को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। Therefore, it is core responsibility of a marketer to understand these factors and design the marketing strategy accordingly। ये बताया गया कि हर मर्तबा ज़रूरी नहीं होता कि वही जो है आपको सही तरीके से डिसीजन मेकिंग में अब हाई रैंक जो ऑफिसर है वही फैसला कर सकें। कई मर्तबा वो सही भी कर लेते हैं और जो अदर पार्टिसिपेंट हैं वो भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि वो कंट्रोल उनको करना आता है। वो पनिशमेंट सिस्टम या रिवार्ड सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं, या फिर वो पार्टिकुलर एक्सपर्टाइज वगैरह रखते हैं और वो डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस तरह की ज़रूरी है और उसको इसके मुताबिक डिज़ाइन करें। फिर उसके बाद में इंडिविजुअल फैक्टर्स आते हैं कि जैसा कि हर इंसान या हर मेंबर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ईच मेंबर हैज़ इट्स ओन गोल्स, परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन। द डिस्टिंक्ट जेंडर, एज, पर्सनैलिटी, जॉब रैंक, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं डिसीजन मेकिंग में आपकी जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। एवरी वन हैज़ इट्स यूनिक बाइंग स्टाइल, हर बंदे का एक यूनिक स्टाइल होता है। वो कुछ जो लोग हैं वो ज़्यादा टेक्निकल और कुछ जो हैं वो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं सप्लायर प्रोडक्ट का, और कुछ जो हैं वो बड़े गुड निगोशिएटर होते हैं, वो अच्छी तरीके से बहस मुबासा कर सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बेहतर कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो किसी और से
बहस मुबासा कर रहे होते हैं या निगोशिएट कर रहे होते हैं। Significant types of buying situations. Usually, a buyer can face these three types of buying situations. जो बायर है वो तीन तरह की जो सिचुएशन को फेस करता है. वन एक्सट्रीम ऑफ दिस इज स्ट्रेट रिबे involves the routine purchase and another extreme is the new task requires in depth research. ठीक है, दो तरह की एक्सट्रीम है और एक जो है वो मिडिल लेवल पे है जिसे कि मॉडिफाइड रिबे कहते हैं. एग्जिस्ट बिटवीन which requires some research. The detailed description of each buying situation is given below. स्ट्रेट रिबे में क्या है कि इस सिचुएशन में जी बायर जो है वो डायरेक्ट परचेज करने जाता है, कोई भी उसको मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो एक रूटीन का काम करते हैं. जिस तरह के वो सिलेक्टेड सप्लायर के पास जाते हैं उनको उनसे कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं. ये इनके पास हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है और वो गुड सेटिस्फेक्शन लेवल टू परचेज रीऑर्डर द रेगुलर प्रोडक्ट. वो ही उसी चीज़ों को बार बार वही ख़रीदते रहते हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं करते. मॉडिफाइड रिबे क्या है जी, इस सिचुएशन में बायर चेंज को प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को, टर्म कंडीशन को, प्राइस को चेंज कर देता है. सप्लायर को भी वो चेंज कर सकता है. यहाँ पे पार्ट होते हैं मॉडिफाइड रिबे में एज कम्पेयर टू स्ट्रेट रिबे. इन दिस सिचुएशन ऑलरेडी वर्किंग सप्लायर फील प्रेशर. जो पहले से लोग काम कर रहे होते हैं उनको एक प्रेशर होता है कि वो अच्छा काम करें, अदरवाइज जो बायर है वो किसी और के पास चल जाएगा. ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है. न्यू टास्क में क्या है कि इसमें जो बायर है परचेज प्रोडक्ट द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सप्लायर. जब कोई बायर किसी सप्लायर से फर्स्ट टाइम कोई चीज़ परचेज करेगा तो ये न्यू टास्क में आएगी. इसमें मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग. ज़्यादा लोग जो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होती है और रिसर्च भी ज़्यादा रिक्वायर होती है क्योंकि न्यू टास्क होता है. और बायर मस्ट डिसाइड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, सर्विस टर्म, ऑर्डर क्वालिटी, प्राइस एंड डिलीवरी टाइम एंड पेमेंट ऑर्डर कंडीशंस. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस. ये जो पार्टिसिपेंट है ये बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले आपका यूज़र आ गया. यूज़र कौन है? वो लोग जो कि प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करेंगे. ठीक है, ये इनिशियल यूज़र भी हो सकते हैं और ये किसी भी डिमांड को प्रोडक्ट की इंक्रीज इनिशिएट करते हैं. ठीक है, ये ऑल्सो पार्टिसिपेट रिगार्डिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन. और ये किसी भी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को उसको भी इन्हांस करते हैं और उसको उसमें हेल्प करते हैं. इन्फ्लुएंसर क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर टेक्निकल पीपल हु इन्फ्लुएंस द परचेज डिसीजन. ये किसी भी जो आपकी प्रोडक्ट की जो उसकी परचेज डिसीजन है उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं. ठीक है, ये हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं मेंबर को कि वो इस प्रोडक्ट को आप ये इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसको आप परचेज कर लें या इसको इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन को वो भी आपको दिखा देते हैं. बायर कौन है? कि जो फॉर्मल अथॉरिटी है जो कि और इनके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद में ये टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करते हैं परचेज करते वक्त. द सेंट्रल रोल ऑफ बायर इज सप्लायर सिलेक्शन. ठीक है, जो बायर का सेंट्रल रोल क्या है उसका कि उसने ये देखना है कि कौन सा सप्लायर जो है वो हमारे पास बेहतर है और उसको किसको हम लोग किससे कितनी अच्छे तरीके से बहस करके उनसे आपस में निगोशिएट करके किसी किसी चीज़ पे आमादा होके हम लोग चीज़ को परचेज कर सकते हैं. हाई रैंक्ड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ बाइंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को. जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं उनमें हाई रैंक जो है वो मेंबर शामिल होते हैं. उसके बाद में डिसाइडर होंगे. ये वो लोग हैं जिनके पास पावर होती है या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने की या रिजेक्ट करने की. ठीक है, सम टाइम द पावर इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल. कई मरतबा ये फॉर्मल भी होती है, कई मरतबा इनफॉर्मल भी होती है. बायर्स इन द मैनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑल्सो द डिसाइडर इन रूटीन बाइंग. तो आम रूटीन में भी ये कई मरतबा बायर ही जो है वो डिसाइडर होते हैं. फिर उसके बाद में आएंगे जो गेट कीपर. ये कंट्रोल करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन. ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको कंट्रोल करते हैं. ये टेक्निकल भी हो सकते हैं और पर्सनल भी सेक्रेटरीज हो सकते हैं. उसके बाद में आएगी बाइंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस बायर. बिजनेस बायर किस तरह से वो ये प्रोसेस उसका होता है. सबसे पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होगी, फिर उसके बाद में जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन होगी, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होगी, सप्लायर रिसर्च सर्च होगी, फिर प्रपोजल सॉलिडाइजेशन होगी, फिर सप्लायर सिलेक्शन होगी, फिर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन एंड देन परफॉर्मेंस रिव्यू होगा. ठीक है, ये सबको आगे एक्सप्लेन किया गया है. When the situation of buying is the new task, then the buyer usually perform these 8 tasks
In the case of straight or modified rebate, the buyer may skip a few steps. इसमें क्या बात है कि जी जब आपने न्यू टास्क, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जब कोई चीज़ न्यू परचेज करनी है तो आपको इन 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जबकि आप स्ट्रेट या मॉडिफाइड या मतलब जिसमें पहले से आपके सप्लायर हैं उनकी तरफ आप जाएं तो इनमें से आप कोई भी स्टेप स्किप कर सकते हैं। इनको आप ध्यान से याद करें क्योंकि आपके जो शॉर्ट आंसर के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जिसका पहला स्टेप हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन को। इस स्टेप में बायर इनिशियली आइडेंटिफाई करता है कि प्रॉब्लम है क्या और किस चीज़ की ज़रूरत है और किस जो प्रोडक्ट या सर्विस की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये रिजल्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ज़रिए वो करता है। इफ़ द कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट देन द कंपनी नीड्स न्यू मशीनरी। ठीक है, अगर कोई कंपनी कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है तो उसको न्यू मशीनरी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। ये जो एग्जांपल होगी इंटरनल स्टिमुलाई की। इन केस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई द बायर मे रिसीव अ कॉल फ्रॉम अदर सप्लायर हु आर ऑफरिंग अ बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होगी कि एक चीज़ पहले रूटीन में चल रही है, उसको बाहर से कहीं फ़ोन आता है कि हम सप्लायर का कि हम आपको ये चीज़ न्यू हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो फिर न्यू चीज़ की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आगे जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। आफ्टर नीड आइडेंटिफिकेशन द नेक्स्ट स्टेप इज जनरल नीड डिस्क्रिप्शन इन विच द बायर डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें जो है वो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी को देखा जाता है कि हमें कितना चीज़, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए। ठीक है, फॉर सिंपल प्रोडक्ट्स द बायर फेस न्यू प्रॉब्लम्स एंड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट द बायर कंसल्ट विद द मेंबर्स। इसमें जो है वो बायर को क्यों कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बायर को दूसरे मेंबर से वो कंसल्ट करता है, जैसे कि इंजीनियर्स हैं या यूज़र हु बेटर डिफाइन द प्रोडक्ट। आगे आ गया प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। इस स्टेप में बायर डिस्क्राइब करता है टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ कि वो इसका वैल्यू एनालिसिस करे। ठीक है, with the help of value analysis team, this team best identify the product characteristics and then write it accordingly। तो ये प्रोडक्ट की जो हमें इसकी एनालिसिस है, वैल्यू एनालिसिस वो किया जाता है, इससे कि प्रोडक्ट में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए और उसको फिर वो लिख लेते हैं। सप्लायर सर्च। इस स्टेप में बायर सर्च करता है कि उनको अप्रोप्रिएट सप्लायर मिल जाए। ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ सप्लायर सर्च में बायर्स यूज़ करता है सम फोन डायरेक्टरीज, डू एन इंटरनेट सर्च एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर गाइडेंस। इसमें वो समझ लें कि आप सर्च करता है सप्लायर की के या फ़ोन डायरेक्टरीज के को देखते हुए या कोई इंटरनेट सर्च करता है कि कौन सा बेटर है कोई भी चीज़ और कहाँ से अच्छी मिलेगी और किस सप्लायर से अच्छी मिलेगी। अगर जो प्रोडक्ट कॉस्टली हो और कॉम्प्लेक्स आइटम्स हों देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सप्लायर को सर्च करने में। प्रपोजल सॉलिसिटेशन। ठीक है, ओनली एलिजिबल सप्लायर सबमिट द प्रपोजल इन दिस स्टेज। इस स्टेज में जो सिर्फ जो एलिजिबल सप्लायर होते हैं वही अपनी जो प्रपोजल को से सबमिट करवा सकते हैं। जस्ट इन केस व्हेन द प्रोडक्ट इज़ कॉम्प्लेक्स, उस केस में जबकि प्रोडक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो और सप्लायर गिव्स एडिशनल डिटेल रिटर्न प्रपोजल और समटाइम्स गिव प्रेजेंटेशन। जबकि कॉमन में ये ऐसा नहीं होता, जबकि कोई बहुत ही महंगी चीज़, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को परचेज़ करना हो तब जो है सप्लायर्स हैं वो इस सिचुएशन में वो अपनी प्रपोजल को इसमें सबमिट करवाते हैं और जौन सी बेटर होगी उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर सिलेक्शन क्या होगा? इन दिस स्टेप में बायर जो है वो रीड करेगा प्रपोजल को और उसको सिलेक्ट करेगा कि बेस्ट सप्लायर कौन है। द प्रपोजल इंक्लूड्स प्रोडक्ट क्वालिटी, नंबर ऑफ यूनिट, डिलीवरी कंडीशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। बायर रेट दीज द बायर रेट्स दीज एट्रीब्यूट्स एंड देन चूज द बेस्ट सप्लायर। ठीक है, इनको वो रेट करेगा कि कौन सी जो ये एट्रीब्यूट्स किस तरह के, और फिर चूज़ करेगा कि इनमें से बेस्ट जो है सप्लायर हमें कौन सा लग रहा है। उसके बाद में आता है जी ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। नाउ बायर फाइनली प्रिपेयर ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन विच इंक्लूड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऑर्डर क्वांटिटी, वारंटीज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। इसमें ये तमाम चीज़ों को लिखा जाता है। In addition to this, the buyer signed the contract with the supplier to maintain the long-term relationship and also agree to resupply the item as per need। इसमें वो अगर उसको कोई सप्लायर उसको बेहतर लगता है तो फिर वो उसकी वो तमाम चीज़ों को लिखेगा किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसको साइन करवाएगा और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी, वारंटी वगैरह ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी।
उसके बाद में परफॉर्मेंस रिव्यू आएगा। ये लास्ट स्टेज होती है जिसमें बायर रिव्यू करता है परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर को और एनालाइज करता है कि इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है यूज़र का, ठीक है। The buyer makes the decision either to discontinue or continue with the supplier based on supplier परफॉर्मेंस। जैसी सप्लाई की जाएगी सप्लायर का जिस तरह का बिहेवियर होगा उस तरह से वो बायर से नेक्स्ट अगले जो रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकेगा। अब यहाँ पे आती है इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स। तो ये मार्केट कौन सी हैं? बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, रेलवे, एयरलाइन। तो इनकी जो मार्केट्स होंगी इनको इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स कहते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को जो लोगों को की केयर के लिए होती हैं। देयर आर ह्यूज मार्केट्स एंड ईच इंस्टीट्यूट हैज़ इट्स ओन नीड एंड रिक्वायरमेंट्स। हर जो मार्केट की अपनी और जो बहुत बड़ी मार्केट्स होती हैं और उसमें जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी अपनी नीड और रिक्वायरमेंट होती हैं। बहुत से लोग इसमें लो बजट भी होते हैं और एंड कैप्टिव पैटर्न्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन हॉस्पिटल लिमिटेड ईटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड यू हैव टू ईट ओनली दोज आइटम विच आर करंटली अवेलेबल। आपको वही चीज़ें खानी पड़ेंगी अस्पताल में जो कि उसकी कंटीन में अवेलेबल होंगी। सो द परचेजिंग एजेंट ऑफ हॉस्पिटल सर्च इज दोज वेंडर्स हु गिव गुड क्वालिटी फूड एट अ नॉमिनल रेट। तो जो हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट होगी वो उनको परचेजिंग एजेंट जो उसके होंगे वो ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो कि आपको अच्छी चीज़ मुहैया करेंगे जो कि आपको सस्ते रेट में मिल जाए, ठीक है। गवर्नमेंट मार्केट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट मार्केट्स क्या हैं? बहुत से ममालिक में गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी बायर और सप्लायर का काम किरदार अदा करती है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लार्ज और स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ टू अदर कंपनीज। जो गवर्नमेंट है वो दूसरी हर कंपनीज़ को लार्ज और स्मॉल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो बाइंग के लिए किसी भी चीज़ के तो यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। लोग अपने अपने रेट के मुताबिक बिड करेंगे और जिसकी लोअर प्राइस होगी उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट बायर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय आउटसाइड इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंटरपर्सनल फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एज वेल, ठीक है। चलें जी, आपका ये थीम सारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जैसा कि नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया व्हाट आर इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स एंड गवर्नमेंट मार्केट्स। ये देखिए इन क्वेश्चन को आप लाजमी प्रिपेयर करें क्योंकि ये आपके उसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। ये वही चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन मैंने पहले कर दी हैं, ठीक है। ये इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इज़ देयर अ गुड कैरियर फॉर स्टूडेंट इन मार्केटिंग? तो प्रेजेंट रिसर्च शोज दैट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 7% फ्रॉम 2019 to 2029, ठीक है। फास्टर द एवरेज ऑफ द ऑल ऑक्यूपेशन, सो कैरियर इन मार्केटिंग इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये आपको इस तरह के टू द पॉइंट आपको आंसर करने होंगे, इनको आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।